औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चुनांचे गुफ्तीम फ़लसफ़े दर कदीम बर मजमुए उलूम हकीकी इत्लाक़ में शुद। हमारा दर्स इस किताब से सफ़ा नंबर 36 से आज शुरू हो रहा है। उम्मीद नहीं बल्कि मुझे यकीन है आपके इंटरेस्ट को देखते हुए कि अब आप में से अक्सर ने या शायद सब ने इसकी प्रिंट निकलवा ली होगी किताब की। सफ़ा नंबर 36 हम लोगों ने गुज़िश्ता दर्स में पढ़ा था कि इल्म की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की गई हैं। उसको देखते हुए कभी फ़लसफ़े को इल्म में शुमार किया जाता है और कभी फ़लसफ़े को इल्म के मुकाबले में। देखें आप में से किसी कुछ मैसेज अहम मैसेज तो नहीं है कुछ किताब के बारे में देख लें एक मिनट। अच्छा, अगर आपने चैप्टर 8 से निकलवाई है तो वो तो मैंने पहले ही कहा था निकलवाना है, लेकिन बाद में सवाल मुझसे पूछा गया था, आप लोगों की तरफ से मदरसे से सवाल आया था, क्या ये जो मैंने चैप्टर 7 तक भेजा है सफ़ा नंबर 100-104 तक कहाँ तक है उसकी भी निकलवाना है। तो मैंने कहा था निकलवा लें तो बेहतर है, ज़रूरी नहीं है, चूँकि असल बहस जो है फ़लसफ़ी वो चैप्टर 8 से ही शुरू हो रही है, सफ़ा नंबर 100 के बाद से। ठीक है, लेकिन अगर ये भी निकलवा लिएगा तो इसमें कोई बुरा नहीं है और आपके लिए मुफीद साबित होगी, जैसा कि आपने महसूस किया होगा। ठीक, खूब, इसकी प्रिंट में निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको निशान लगाने में और हाशिया बनाने में आसानी होगी। हाँ, तो मैं अर्ज़ क्या कर रहा था कि उलूम के सिलसिले में, जैसा कि अभी आपने बयान किया गुज़िश्ता दर्स का ख़ुलासा, या सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फ़लसफ़ा जो है अलग करार पाता है, इल्म के मुकाबले में करार पाता है, इल्म के दायरे में नहीं आ पाता। ठीक है, अगर उलूम तजरबी को, साइंस को अगर इल्म का नाम दिया जाए, अगर इल्म को नॉलेज का नाम दिया जाए तो फ़लसफ़ा भी इल्म के ही दायरे में आ जाता है। यहाँ तक कल गुफ्तगू हुई थी फ़लसफ़ा व इल्म, और फिर ये फरमाया था कि अगर फ़लसफ़ा सिर्फ़ मारिफत है गैर तजरबी पर इतलाक़ हो, यानी हिस्सी और तजरबी चीज़ें जो हैं फ़लसफ़े के दायरे में ना आती हूँ। अब फ़लसफ़े के दायरे में क्या क्या आता है, फ़लसफ़ा किस किस चीज़ को कहा जा सकता है, ये सवाल है। तो अगर सिर्फ़ और सिर्फ गैर तजरबी, गैर हिस्सी मारिफत, मसलन खुदा के बारे में इल्म, क़यामत के बारे में इल्म, ठीक है, वो चीज़ें जो अक़ल से समझी जाती हैं, तजर्बे से नहीं समझी जाती हैं, उन मारिफतों को अगर फ़लसफ़ा कहा जाता है तो फिर ऐसी सूरत में फ़लसफ़े में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? मंतिक़ है, शनासी है, हस्ती शनासी है, हस्ती शनासी ने मेटाफिज़िक, खुदा शनासी, रवान शनासी, नज़री, ये सब उलूम के अलग अलग नाम हैं कि जो अक़ली उलूम हैं। ज़िबाई शनासी, अखलाक व सियासत वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी फ़लसफ़े के मातहत अगर फ़लसफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ गैर तजरबी और गैर हिस्सी उलूम को कहा जाए तो। यहाँ तक कल गुफ्तगू हुई थी। अब फरमा रहे हैं कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि कदीम ज़माने में, पहले के दौर में हकीकी उलूम जितने होते थे उन सबको फ़लसफ़ा कहा जाता था। आपने देख लिया है कि इल्म दो तरीके का है, या हकीकी है या एतबारी है। ठीक है, हकीकी वो बड़ा अच्छा आपने बयान किया, हकीकी वो कि जिसमें इंसान सिर्फ नाज़िर होता है, और एतबारी वो जिसमें इंसान नाज़िर की हैसियत नहीं रखता है बल्कि फ़ाइल की हैसियत रखता है, जाइल की हैसियत रखता है, इंसान खुद जाल करता है, जैसे इल्म लुग़त, इल्म नहव वगैरह, इल्म सर्फ़। तो पहले ज़माने में जितने भी उलूम हकीकी थे जिसमें इंसान
कश्फ करता था, दर्क करता था, जाल नहीं करता था। वो सारे उलूम जो हैं वो फ़लसफ़े के मातहत आते थे। ठीक है। फिर कहते हैं कि फ़लसफ़ा आगे चल करके फ़कत उन चीज़ों पे इतलाक़ होने लगा जो फ़लसफ़े ऊला कहलाती हैं या मेटाफिज़िक कहलाती हैं, माबादत तबीयत कहलाती हैं। तो ये मेटाफिज़िक माबादत तबीयत से क्या मुराद है? थोड़ा टफ हो गया ना आपके लिए, मुश्किल हो गया ना, मेटाफिज़िक और माबादत तबीयत। तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए नीचे इस पैराग्राफ के आखिर में कहते हैं व मुराद अजान, इस मेटाफिज़िक से माबादत तबीयत से मुराद क्या है? मजमूए मबाहिस इलाहियात बिलमानल अखस बिलमानल आम वल अखसास, जो इलाहियात की बहसें होती हैं बिलमानल अखस यानी सिर्फ खुदा के बारे में, बिलमानल आम सिर्फ खुदा नहीं, और भी वो चीज़ें कि जो तजर्बे से नहीं समझी जाती हैं, उसका ताल्लुक़ जो है वो ज़ाहिरी उससे नहीं है, आलम से नहीं है। मसलन जैसे फ़रिश्तों का इल्म या क़यामत का इल्म या इस तरह का इल्म के जो हिस्सी उलूम में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे उलूम के जिनका अक्ल से ताल्लुक़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर करके उसकी बात जो है वो इलाहियात की तरफ जाती है, अक़ीदे की तरफ जाती है, जिससे हम अपने लफ्ज़ों में कई बार इल्म कलाम भी कहते हैं। अक़ीदतों के, अक़ायद की तरफ, इल्म कलाम की तरफ, इलाहियात की तरफ। इलाहियात में सिर्फ तौहीद का इल्म नहीं, बल्कि तौहीद के साथ साथ मात का इल्म, नबूवत का इल्म, या तौहीद से जुड़ी हुई और बहसें जैसे फ़रिश्तों का इल्म, जन्नत का इल्म। ये जो माबादत तबीयत है, जो इंसान हिस्स नहीं कर पाता है, देख नहीं पाता है, इन उलूम को सिर्फ तौहीद का इल्म हो तो इलाहियात बिलमानल अखस कहते हैं। और ये सारे उलूम जिसे हम इल्म अक़ायद में बहस करते हैं वो भी शामिल कर लिए जाएं तो क्या नाम है, इलाहियात बिलमानल आम कहते हैं। इन्हीं दोनों इल्म को जो है वो शामिल करता है फ़लसफ़ा, माबादत तबीयत को, यानी इलाहियात को, इलाहियात बिलमानल आम या बिलमानल अख़ास। हल हो गया मसला। तो फ़लसफ़ा किन किन चीज़ों को अपने अंदर शामिल किया होता है? कौन से उलूम को? शुरू में तो सारे उलूम अक़लिया को फ़लसफ़ा शामिल करता था। उलूम अक़ली हकीकी, उलूम हकीकी हक़ली, वो अक़ली हकीकी, लेकिन बाद में हाँ माबादत तबीयत को शामिल करने लगा। माबादत तबीयत से क्या मुराद है? माबादत तबीयत से क्या मुराद है? अहसान, इलाहियात। माशाअल्लाह, बातें आप सब तक पहुँच रही हैं। इलाहियात खूब। उसके बाद अगले सफ़े पे आ जाइएगा, सफ़ा नंबर 37 पर एक हेडिंग पढ़िए, बहुत प्यारी हेडिंग है। फ़लसफ़े की बहस में मुझे ये बहसें, इस तरह की बहसों में मज़ा आता है। इसमें ज़रा सा एक तारीख़ का रुख भी पाया जाता है। आपको पता है, मैं शायद अर्ज़ कर चुका हूँ पहले, क्योंकि मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म रहा हूँ। मैंने ईरान में भी एमए किया, यानी कारशनासी अरशद किया, कारशनासी अरशद किया है हिस्ट्री से, तारीख़ इस्लाम से। यहाँ भी मैंने एमए किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। वो भी मैंने कहने को तो पर्शियन लिटरेचर था, फ़ारसी अदब से किया है, मगर अदब जब पढ़ा जाता है तो अदब तारीख़ के दामन में परवान चढ़ता है। तो यहाँ भी मैंने तारीख़ पढ़ी, तो तारीख़ से कुछ ख़ास लगाव रहा है। ठीक है, दोनों एमए हमारा तारीख़ से ही, एक इस्लामिक हिस्ट्री से है और एक पर्शियन हिस्ट्री से है। पर्शियन लिटरेचर मतलब पर्शियन हिस्ट्री मान लीजिए आप, ईरान से लेकर के ईरान तक, हिंदुस्तान तक की पूरी तारीख़। पहले तारीख़ बताई जाती है, मिसाल के तौर पे अकबर का दौर बताया जाएगा, उसका ज़माना बताया जाएगा, फिर अकबर के दरबार के शुअरा का और अकबर के दरबार के उलमा का और मुसन्निफ़ीन का तज़किरा आएगा। हमें क्या पता कि मिसाल नज़ीर नैशापुरी की बात हो रही है, तो नज़ीर नैशापुरी किस ज़माने के थे, तो वो ज़माना ज़रूरी है कि वो अकबर के ज़माने के थे, वो हिंदुस्तान के थे कि ईरान के थे, क्या पता। तो इसके लिए हिस्ट्री, तो जब हिस्ट्री वाला कोई चैप्टर आता है तो मुझे खुद पढ़ने और पढ़ाने में लुत्फ़ आता है।
आप ये बताइएगा, आज ज़रा सा मुझ तक लिंक देर से पहुंची है किसी वजह से, तो कै बजे शुरू हुआ? ऐसा तो नहीं कि अपने टाइम पे 11 बजे जूम आईडी बन गई थी? थोड़ा ताखिर से अगर बनी हो तो मेरे पास टाइम है 5 मिनट एक्स्ट्रा। खूब, चले, शुक्रिया। तो फ़लसफ़ा आ रही है, फ़लसफ़ा दर इस्लाम, हेडिंग डाली फ़लसफ़ा दर इस्लाम। इस्लाम में फ़लसफ़ा जो है, ठीक, फ़लसफ़ा जो इस्लाम में वो 3 तरीके से उसका नाम लिया जाता है। आप देखिएगा, या हिकमत मशा है, या हिकमत इशराक है, या हिकमत मुतालिया है। मुतालिया, तीनों फ़र्क क्या है ये आप लोग नोट बना लिए, हो सकता है सवाल आ जाए इम्तिहान का इसमें से। हालांकि मैंने कहा है कि शुरू के जो 100 सफ़े हैं चैप्टर 8 से पहले, उसमें कम से कम शायद सवाल करूं, लेकिन फिर भी बहरहाल क्योंकि अब पूरा पढ़ा रहा हूं आप लोगों का ज़ौक़ देखते हुए, और आप में से अक्सर ने प्रिंट भी निकलवा लिया है, लिहाजा मुमकिन है सवाल इसमें से कुछ आए। तो फ़लसफ़ा दर इस्लाम, मशा, इशराक, हिकमत मुतालिया। कहते हैं कि दूसरी सदी हिजरी दर अवाखिर करने दोव्वुम हिजरी बिस्यारी अस किताबह यूनानी बे अरबी तर्जुमे शुद। दूसरी सदी हिजरी में बहुत सी यूनानी किताबों का अरबी में तर्जुमा हुआ। दूसरी सदी हिजरी कौन सा ज़माना है, कोई बताएगा? दूसरी सदी हिजरी सन 20 हिजरी में गवर्नर बनाया गया था, ठीक है, अमीर शाम को। सन 40 हिजरी 38 हिजरी में अमीर उल-मोमिनीन ने उसको माज़ूल किया, लेकिन इमाम हसन के साथ सुलह के बाद बाकायदा पूरे आलम इस्लाम में सन 40-41 हिजरी में अमीर शाम की यानी बनी उमैया की हुकूमत का क़याम हुआ, ठीक। सन 132 हिजरी तक बनी उमैया की हुकूमत रही, और ये जो ज़माना था सन 95 हिजरी में चौथे इमाम की शहादत, और सन 95 हिजरी से लेकर के सन, आपका सवाल मैं पढ़ नहीं पाता हूँ जल्दी से और पार हो जाता है मेरी नज़र से। क्या है आगा? दूसरी हिजरी में भी अब्बास की हुकूमत कायम हुई। जी मैं उधर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ उधर। तो सन 95 हिजरी में चौथे इमाम की शहादत वाक़ई हुई। सन 95 हिजरी से ले करके सन 114 हिजरी तक पाँचवें इमाम, यानी जिस इमाम की आज तारीख़ उलात है, पाँचवें इमाम की हुकूमत का ज़माना रहा। सन 100 इमामत का ज़माना रहा सन 114 हिजरी। फिर 114 हिजरी से सन 148 हिजरी तक छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत का दौर रहा 148 हिजरी तक, ठीक है। 148 हिजरी में छठे इमाम की शहादत होती है। तो 114 में पाँचवें इमाम की शहादत, 148 में छठे इमाम की शहादत। तो ये जो दूसरी सदी का पहला 50 है, वो किसका 50 है, किसका खमसा है? ये 50 जो है वो किसका है? ये पाँचवें और छठे इमाम का है, ठीक। जिस दौर में इल्म को उरूज मिला और आपने इस्लामिक यूनिवर्सिटी का क़याम किया, 4000 तालिब इल्म उस ज़माने में मुख्तलिफ़ मुल्कों और मुख्तलिफ़ सरज़मीनों से आकर के हमारे दोनों इमामों के सामने ज़ानो अदब तय किए हुए थे। और बनी उमैया की हुकूमत में थोड़ा सा कुछ ढील चल रही थी उस वक्त। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का सन 99 से लेकर 101 हिजरी तक ज़माना है, वही जिसके लिए बाग़ फ़दक वगैरह वापस करने वगैरह की बातें कही जाती हैं, तमाम चीज़ें। अब्दुल मलिक इब्न मरवान वगैरह का ज़माना आता है। बहुत से ऐसे दौर आते हैं कि जब जो है वो यूरोप की किताबों को इस्लामी दुनिया में एंट्री मिलती है और तर्जुमे कराए जाते हैं। तो ये ज़माना बनी उमैया की हुकूमती लिहाज से देखा जाए तो बनी उमैया की हुकूमत का दौर है, और बनी अब्बास का आगाज़, चूँकि 132 हिजरी में बनी उमैया की हुकूमत चली गई है और बनी अब्बास की हुकूमत का 132 हिजरी में क़याम हुआ है। तो ये जो ज़माना है दूसरी सदी हिजरी, ठीक है, दूसरी सदी हिजरी का ज़माना जो है वो बनी
उमैया और बनी अब्बास दोनों की हुकूमत का दौर रहा है। लेकिन इमामतों के लिहाज से देखा जाए तो इसका पहला 50 जो है वो इल्म की शुआएं दुनिया में बिखेरने वाले इमाम जाफर सादिक और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का ज़माना है। इस ज़माने में क्या होता है, बहुत सी यूनानी किताबों का अरबी में तर्जुमा किया जाता है और हुक्मा और उलमा इस्लामी जो है, जैसा कि उन्होंने लिखा, लोग बयान करते हैं, अहले सुन्नत राइटर बयान करते हैं कि यूनानी नज़रियात से आशना होते हैं, मगर ये ऐसे नहीं आशना हो पाते। अगर 5वें और 6ठे इमाम के और फिर आगे चल कर के 8वें इमाम की इल्मी सरपरस्ती इनको न मिली होती, उनकी कश फिक्री को सही रास्ता न दिया होता। तर्जुमे होते थे, लोग पढ़ते थे अरबी में, फिर सवाल इमामों से करते थे, इमाम जो गलतियाँ होती थी उसकी इस्लाह करते चलते थे। इस तरीके से ये इल्म जो है वो परवान चढ़ा। और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि इब्तिदा में क्या हुआ, अलबत्ता ये दौर गुजरने के बाद 2री सदी हिजरी में तर्जुमे हुए, फिर 3री 4थी सदी हिजरी आती है, तो शुरुआती दौर जो है इल्म की तरक्की का, यानी अक़ली उलूम के इस्लामी दुनिया में तरक्की का जो शुरुआती दौर होता है, उसमें मुअल्लिम सानी यानी हकीम फ़ाराबी, मुअल्लिम सानी कहा जाता है इनको, हकीम फ़ाराबी जो है वो अफलातून और अरस्तू के अक़ीदे की तबयीन शुरू करते हैं, उसके नज़रियात को बयान करना शुरू करते हैं अपनी अरबी ज़बान में और अरबी किताबों की शक्ल में, मकालात की शक्ल में। तो जो अफलातून और अरस्तू का यूनानी जो नज़रिया था, यूनानी फ़लसफ़ा था, उसको इस्लामी मुआशरे में राइज करते हैं, तर्जुमा कर करके कौन, मुअल्लिम सानी, जिनको हकीम फ़ाराबी कहा जाता है, फ़ाराबी साहब। फिर आगे चल करके शेखुर रईस इब्न सीना हकीम फ़ाराबी के नक्श कदम पे चल के उनके मिशन को आगे बढ़ाते हैं। शेखुर रईस अबू अली सीना तारीख़ इंसानियत के सबसे बड़े हकीमों में शुमार इनका होता है। हमदान में इनकी कब्र है, हम लोगों ने देखा है, आप भी जान शायद देखें। बहुत बड़ा नाम है अबू अली सीना का, हकीम भी थे, फ़लसफ़ी भी थे, आलिम भी थे, पता नहीं क्या क्या थे, न जाने क्या क्या थे। इनके बारे में बयान करने के लिए 2-4 दर्स चाहिए अलग से, अभी टाइम नहीं है, मैं छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। तो अबू अली सीना ने या इब्न सीना ने या शेखुर रईस ने, ठीक, अलग अलग अलकाब इनके हैं, इसको आगे बढ़ाया इस मिशन को। और शारह फ़लसफ़ा और मंतिक़ अरस्तू कहलाए, शारह फ़लसफ़ा व मंतिक़ अरस्तू, फ़लसफ़ा अरस्तुई, मंतिक़ अरस्तुई, इसको फैलाया, इसको समझाया, किसने बताया, हकीम अबू अली सीना ने। और हिकमत अरस्तुई बेनाम फ़लसफ़ा मशा ख़ानदे मिशबात, ये मशा लफ्ज़ मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा था, वो आपके सामने आ गया। हिकमत अरस्तुई जो है, हिकमत यानी फ़लसफ़ा, फ़लसफ़ा अरस्तुई जो है इसको हिकमत मशा कहा जाता है, ठीक है। और इसके मानने वाले मशाइन कहलाते थे। मशरब कहते हैं जहाँ से शुरुब किया जाए, पिया जाए, सैराब हुआ जाए। तो ये इस मशरब क्या नहीं, यहाँ से मशरब यानी सैराब होने की जगह, यानी इस सैराब होने की जगह से जो अपनी तशनगी बुझाते थे, इल्म की तशनगी, हिकमत की तशनगी, वो उलमा क्या कहलाते थे, मशाइन कहलाते थे। तो हिकमत मशा फिर किससे मंसूब हुआ बताइएगा, हिकमत मशा किससे मंसूब है? हाँ, ये अरस्तू की है, मगर शेखुर रईस ने इसको जो है परवान चढ़ाया है हमारे इलाके में, ठीक है, यानी अबू अली सीना ने। हो लिखा फ़लसफ़ा हिकमत अरस्तुई बेनाम फ़लसफ़ा मशा ख़ानदे मिशूद, ठीक। और इसके मानने वाले क्या कहलाते थे, मशाइन कहलाते थे। उसके बाद लिखा है 6ठी सदी हिजरी के अवासित में, बहुत बड़ा नाम आता है, राइटर हैं, मुसन्निफ हैं, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। इन्होंने मशाइन के नज़रिए की तनकीद की, नक़्द उस पर लिखा, जहाँ कमी थी वहाँ बयान किया, और अफलातून के नज़रिए को दूसरी जहत अता की। और इनका जो शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी का जो नज़रिया कहलाता है वो हिकमत इशराक कहलाता है, और इसके मानने वाले इशराकियून कहलाते हैं।
तो इल्मी एतबार से जैसे आपने देखा है ना, हम उलमा सब बड़े रहे हैं। एक जहद चली है अखबारी उलमा की, और एक जहद चली एक सिलसिला चला है इज्तिहादी और उसूली उलमा का। ये हम यहाँ के जाहिल अखबारियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो इल्मी मैदान में देखा जाए शेख सदूक मुहद्दिस नूरी जैसी अजीम शख्सियतों की बात कर रहे हैं, ये लोग अखबारी कहलाते हैं। ठीक है, तो अखबारियों का और उसूलियों का नज़रिया साथ साथ चला है। ठीक है, दोनों का नज़रियाती इख्तिलाफ कुछ जगहों पे रहा है, वरना बेसिकली बुनियादी तौर पे सब एक ही रास्ते पे चलने वाले उलमा रहे। इसी तरीके से फ़लसफ़े के मैदान में दो फिक्रें आपस में टकरा के चलती रही हैं 6वीं सदी हिजरी से लेकर आज तक। एक हिकमत मशा और एक हिकमत इशराक। मशाई शेख रईस के मानने वाले, इशराकी यानी शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के मानने वाले। अब इंशाअल्लाह इसको हम बाकी अगले दर्स में मुकम्मल करेंगे। दर्स ख़त्म हो गया। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।